कुछ बच्चों के सवाल ये थे कि सर 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं हो रहा है। कुछ सवाल ये भी है कि सर चार्ज फ्रेमिंग क्या करना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। देखिए लास्ट 1 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, क्योंकि सर चार्ज फ्रेमिंग एपीओ का काम नहीं होता। मेरे को किसी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यू नो एवरीथिंग। तैयारी कीजिए सर, मैं आप लोगों से मिलूंगा जल्दी। आप लोग जब भी जयपुर आए एग्जाम देने मिल के जाइएगा मुझसे। बुरा पता है कब लगता है, मैं कभी पैसों के लिए नहीं, कभी किसी की पढ़ाई को बाधा लेके आया। पैसा नहीं है तो आप पढ़िए, मेरे पास कोई इशू नहीं है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेट द अदर पीपल ज्वाइन, एक बार सब लोगों को ज्वाइन हो जाने दीजिए। आज बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी है। जब से हमारा एपीओ की मेंस की क्लासेस खत्म हुई है लो वाली, उसके बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, शायद 1.5-2 महीने बाद। देखिए कल हम लोगों ने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, फुल लेंथ जो पेपर हैं वो कल हमने ऑर्गेनाइज करवाए थे। और कुछ बच्चों के सवाल ये थे कि सर 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों का प्रश्न ये था, देखिए देयर आर मल्टीपल स्टेप्स जो आपको फील होगी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। बच्चे कहते हैं सर पेपर पूरा नहीं हो रहा है 3 घंटे में। स्टूडेंट्स का जो जनरल क्वेश्चन है वो है पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सर 3 घंटे के अंदर, उसको कैसे कंप्लीट करें, चार्ज फ्रेमिंग आएगा या नहीं आएगा। कुछ बच्चों का यह भी प्रश्न है कि किस तरह से स्टार्ट किया जाए, कैसे सम अप करें तैयारी को लास्ट के 1 महीने में। 1 महीने में कैसे हम पूरी तैयारी को सम अप कर सकते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। सिंपल सा आंसर ये होता है कि जब आप प्रिपरेशन मोड में होते हो और जब आप पढ़ते रहते हो लगातार पढ़ते रहते हो, तो आपका माइंड उस स्टेज पर पहुंच जाता है कि यू कैन डू एनीथिंग। जब आरजेएस में 45 सब्जेक्ट आया करते थे मेरे टाइम पे, तो हम लोग उस एक रात के अंदर 25 प्लस सब्जेक्ट खींच लेते थे। और ये सब कैसे होता था, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल होता था, क्योंकि हम लोग शुरुआत से उसी फेस में तैयारी करते रहे। वही स्टेज आज एपीओ वाले बच्चों के लिए भी है कि सर तैयारी कैसे करें, किस तरह से कंप्लीट करें पूरे के पूरे सिलेबस को, 1 महीने में कैसे सबको लेके आए। आप लोगों के साथ में बहुत टाइम बाद इंटरेक्ट हो रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। देखिए लास्ट 1 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। 1 महीने की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए लास्ट के कि कोई भी नई चीज जो आपको याद कम हो रही है तो उसको छेड़ना बंद कीजिए। रेदर आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपको अच्छे से आती है। मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं वो कीजिए। और फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ पेपर लगाइए। बहुत कम बच्चे जिन्होंने कल वाला फुल लेंथ पेपर दिया, और जिन बच्चों ने दिया उन बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ गई होगी कि सर 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता, ये नामुमकिन सी बात है जी। तो मैं आज उस पेपर को भी डिस्कस करूंगा, आई वुड डिस्कस दैट पेपर ऑल्सो। और मैं डिस्कस करूंगा ये चार्ज फ्रेमिंग भी, ठीक है ना सर। अब अगर आप सिलेबस देखोगे एपीयू का, तो वहां पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन रिलेटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस शैल बी आस्क्ड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग कुछ जाएंगे। आप अगर उसका हिंदी अनुवाद करोगे तो उसमें लिखा हुआ है उसका, अगर आप लिटरल मीनिंग में अगर आप हिंदी अनुवाद करो उसका, तो हिंदी अनुवाद में उसका ऐसा होता है कि प्रयोगात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि चार्ज फ्रेमिंग से संबंधित होंगे, कि कौन कौन से चार्जेस वहां पर लगते हैं। जैसे एक सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है, एम ए लाइसेंस सेलर अंडर द राइस एंड एक्साइज एक्ट was engaged in the production and the sale of the denatured spirit, मतलब he is the manufacturer also, मतलब ये मैन्युफैक्चर भी है और सेलर भी है, प्रोडक्शन भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है। which is intended to be unfit for the human consumption, however am knowingly rendered the spirit palatable and sold it for the human consumption without proper authorization or the safeguards. The spirit being toxic was consumed by Y, leading to Y's death, frame charges under Rice and Excise Act and the Indian Penal Code। अब मैंने यहाँ पे 2 चीजें पूछ ली है। मैंने यहाँ पे आपसे आईपीसी भी पूछा है और साथ में मैंने आपके ये भी पूछा है। तो जिन बच्चों को चार्ज फ्रेमिंग का आइडिया नहीं है वो बच्चे इस क्लास को लीजिए, और जो बच्चे आरजेएस के लिए हैं, जो बच्चे आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट ऐसा चूज किया जो ये आरजेएस में भी है, एक्साइज एक्ट नाउ इन आरजेएस ऑल्सो, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर चार्ज कैसे फ्रेम होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये भी सुनिए, जब कभी भी हम चार्ज फ्रेमिंग की बात करते हैं तो चार्ज फ्रेमिंग में हम सेक्शंस का जिक्र नहीं करते। मान लीजिए अगर ये सवाल ऐसे नहीं होता जैसे इसने पूछा हुआ है यहाँ पर, फ्रेम चार्जेस अंडर राजस्थान एक्साइज एक्ट एंड इंडियन पेनल कोड, अगर आप हिंदी में देखोगे इसको तो हिंदी में लिखा हुआ है राजस्थान आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत उपयुक्त आरोप तय करे। अब यहाँ पर क्या होता सर, अगर मान लीजिए सवाल सिंपल पूछा होता कि भाई क्या क्या प्रोविजंस लग रहे हैं
क्या क्या प्रोविजंस लागू होंगे, कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल है इस यहाँ पर। अगर सिंपल वो यही पूछता तो हम सर सीधी सी बात है, फिर मैं क्या क्या प्रोविजंस लगाता है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे, फिर मैं कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल करता है यहाँ पर। सर मैं यहाँ पर करता सेक्शन 16 रीड विद सेक्शन 54, मैं यहाँ पर एप्लीकेबल करता सेक्शन 21, मैं यहाँ पर एप्लीकेबल करता सेक्शन 58A, मैं यहाँ पर एप्लीकेबल करता सेक्शन 54B, मैं यहाँ पर ये प्रोविजंस लगाता अगर, और इन्हीं प्रोविजंस को मैं समझाता। प्रैक्टिकलिटी में तो मैं इन्हीं में जाता, लेकिन अगर जब इसने आरोप तय करने के लिए बोल दिया, देखिए सर एक और बात सुन लीजिए, देखिए सर चार्ज फ्रेमिंग नहीं आएगा एपीओ में, ये मैं बोल रहा हूं बार बार आपको, क्योंकि सर चार्ज फ्रेमिंग एपीओ का काम नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे हैं सर कि चार्ज फ्रेमिंग भी पढ़ा दो, करवा दो, इसलिए मैं करवा रहा हूं। देखिए 27 जनवरी से बैच स्टार्ट हो गया था मेंस का, और अब तक वी हैव कंडक्टेड मोर देन 45 पेपर्स ऑफ द मेंस, और अभी फुल लेंथ मेंस चल रहे हैं। तो हम लोगों अगर एक भी कमी और कसर नहीं छोड़ रहे किसी चीज में, तो इसमें भी कमी और कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। गलती से चीज आ जाएगी तो मैं किसी का नंबर नहीं कटवाना चाहता, ठीक है सर। इसको पढ़ के जाइएगा, और पढ़ना कैसे, बहुत आसान चीजें हैं, तुम्हें प्रोविजन याद है तो तुम चार्ज फ्रेम कर सकते हो। ये जो चार्ज है सर, दिस इज इन मोर देन 1 हेड्स। आपने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी होगी सर 2B के अंदर, मोर देन 1 हेड्स। हेड्स मतलब क्या होता है सर, शीर्ष। देखिए सर अब जो चार्ज फ्रेम मैं करने वाला हूं और जो मैं कराने वाला हूं, ये चार्ज फ्रेमिंग कोई मैंने बहुत किसी बुक से देख के या कहीं से नहीं देखा, और मैंने इसको बनाते वक्त, इसको ड्राफ्ट करते वक्त मैंने इसको सिंपली इसको ड्राफ्ट किया है फ्रॉम द सीआरपीसी, फ्रॉम द सीआरपीसी मैंने इसको ड्राफ्ट किया है। देखिए दिस इज द फॉर्म नंबर 32, और ये बीएनएसएस में अगर आप जाओगे तो ये फॉर्म नंबर 33 है। आप यहाँ पे जाइए, दिस इज द चार्ज विद 1 हेड। अब एक हेड का चार्ज है, ये अपने काम का नहीं है सर, 1 हेड का चार्ज नहीं है। वी हैव टू कम टू द चार्ज विद मोर देन 2 और मोर हेड्स में चार्ज में आ जाइए आप, ठीक है सर। इस तरह से चार्ज मैंने बनाया है, आपको मैं और आगे दिखा देता हूँ। देखिए जैसे 379 382 का चार्ज है सर, ठीक है ना सर, ये चार्ज हो गए। जैसे इसमें 1 3 4 1 2 3 4 फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली और फोर्थली, तो मतलब ये जो भी चार्जेस बनाए गए हैं ये सीआरपीसी के तहत ही बनाए गए हैं। बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, सर चार्ज फ्रेमिंग सिखा दो, चार्ज फ्रेमिंग सिखा दो। अरे सर सीआरपीसी पढ़ो, वहां पे दिया हुआ है सब कुछ, हर चीज मेंशन है, पढ़ना कैसे, करना कैसे, वो मैं बताता हूँ, ठीक है सर। चलिए ठीक है सर। सबसे पहले सर देखिए डेथ कोज हुई है, अगर आप बैरेक्ट निकालेंगे, इफ यू सी द बैरेक्ट, मैं जैसे आपको बाकी प्रोविजंस भी बता रहा था राजस्थान एक्साइज एक्ट के, तो राजस्थान एक्साइज एक्ट में सिर्फ अगर वो चार्ज फ्रेमिंग नहीं पूछता है, इस तरह से प्रैक्टिकल सवाल आता है, तो सर 16 लिखिएगा, क्योंकि 16 में दिया हुआ है मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइज आर्टिकल प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो लिकर शैल बी बोटल फॉर द सेल, ठीक है सर। और साथ में आप पढ़ोगे 21, तो 21 में भी लिखा हुआ है सर, एक बार 21 देख लेते हैं। देखो सर, सेल ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल, नो लिकर शैल बी बोटल फॉर सेल, नो एक्सेसिबल आर्टिकल शैल बी सोल्ड अदरवाइज। तो ये तो सिर्फ सिंपल गाइडलाइंस है, मतलब ये सिर्फ इनेबलिंग प्रोविजन है, ये सिर्फ सशक्त प्रावधान है जो कि प्रावधानित करते हैं, मतलब ये प्रोविजंस एनेबल कर रहे हैं कोर्ट को कि सर कॉन्ट्रावेंशन तो हुआ है, लेकिन पेनल्टी कहां दी है 54 के पीछे। अगर आपको इनकी पेनल्टीज देखनी है तो यू गो डायरेक्टली टू द 54। इन प्रोविजंस को रीड भी ऐसे करना होता है, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं सर कि चार्ज फ्रेमिंग जितना समझ में आता है ठीक है, अपने सर पे प्रेशर लेके मत जाना, चार्ज फ्रेमिंग आता, चार्ज फ्रेमिंग नहीं आता, जितना आता है जितना बना पाओ उतना बना लेना, अगर सवाल गलती से आ जाता है तो इसको एक बार देख लीजिए। पेनल्टी फॉर अनलॉफुल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर और पोजीशन, ये मैन्युफैक्चर और पोजीशन के अंदर सेल भी इंक्लूड होगा। देखिए इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कलेक्ट, सेल और पोजेस एनी एक्सेसिबल आर्टिकल और कल्टीवेट्स एनी हेम्प, तो हमें सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है ना सर। इसकी जो सजा दी हुई है, सजा यहाँ दी हुई है, आप इसकी सिंपल सजा देखोगे तो इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ बट मे बी एक्सटेंड अप टू, तो 6 से 3 तक की इसकी सजा है, ठीक है सर। तो अब चार्ज फ्रेमिंग में चार्ज कैसे फ्रेम करते हैं वो मैं थोड़ा सा आप एक हल्का सा बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ, और किस तरह से मैंने चार्ज फ्रेम किए। तो सर सबसे पहले तो सर ये देखिए आप कि कौन सी कोर्ट में फॉल हो रहा है मैटर। सर कोर्ट, सर डेथ हुई है तो ऑब्वियसली बात है सेशन जज में जाएगा, सेशन कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा, तो एडिशनल सेशन जज सीरियल नंबर जो भी उसका है, डिस्ट्रिक्ट ये और राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान, प्रोसिक्यूशन एम, क्योंकि एम कहां से था सर, सर एम ही वो आदमी था जिसने ये लाइसेंस सेलर था सर, ठीक है सर। तो इसका नाम आ गया, अक्यूज का नाम आ गया एम, सन ऑफ, हिंदी में भी किया हुआ है, हिंदी वालों को भी बताऊंगा मैं, हिंदी वाला ट्रांसलेशन नीचे है सर, ठीक है ना सर। एज रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, अक्यूज ये हो जाएगा। मैं अभी इसका पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप में, ठीक है सर। परेशान मत होना कि सर ये लिखना है, समझाना है, पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ देखो, याद करो। लिखने में अभी मैं लिखूंगा, टाइम मेरा भी जाएगा और आपका भी लिखने में टाइम जाएगा, वो मैं नहीं चाहता, ठीक है।
देखिए ऑन सेक्शन 54 सबसे पहले 54 लगाया हमने क्योंकि 16 हम लगाएंगे नहीं सर। चार्ज फ्रेमिंग में हमेशा वो सेक्शंस लगाए जाते हैं जिनमें सजा का प्रावधान है। आपको परिभाषित कहाँ किया है उससे मतलब नहीं है। ऑब्वियसली परिभाषित अगर 299 300 में किया है तो वो नहीं लगाओगे आप। यू विल गो टू द 302 और इधर विद द 304। यू विल नॉट गो विद द सेक्शन 299 एंड 300 क्योंकि जहां पे डेफिनेशन दी हुई है वो चार्ज फ्रेमिंग में कभी नहीं आता। जहां पे डिफाइन किया है, जहां परिभाषित किया है वहां कभी नहीं आता, उसको चार्ज फ्रेमिंग में कभी नहीं लिखा जाता। तो देख लीजिए, being a licensed seller under the Rajasthan Excise Act, knowingly rendered denatured spirit which is unfit for the human consumption, palatable and sold it for the human consumption without proper authority or safeguards, thereby committed an offence under section 54 of the Rajasthan Excise Act. आगे देख लीजिए, secondly, am on or about the jurisdiction of the police, being a licensed seller, mixes or permits manufactured by the noxious drug. ये जो भी टर्म सर आपको लिख रहे होंगे ना, ये जो भी टर्म मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ तक तो सर सब सारा है कॉमन, यहाँ तक तो सारी चीजें हैं कॉमन। इसके बाद जो मैं जो भी यूज कर रहा हूँ, मिक्सेस और परमिट टू बी मिक्स और इंटॉक्सिकेटेड फॉरेन इंग्रेडिएंट लाइकली टू, सर ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें आई हैव टेकन फ्रॉम सेक्शन 58A। मैं आपको 58A दिखा देता हूँ सर एक बार, ताकि यू विल अंडरस्टैंड कि ये सारे प्रोविजंस मैंने कहाँ से उठाए। ये सब प्रोविजंस सर दिए हुए हैं सारे के सारे बैरेट के अंदर। और जो भी हम प्रोविजंस बनाते हैं, चार्जेस बनाते हैं, वो अल्टीमेटली होती डेफिनेशन ही है। अल्टीमेटली क्या होती है सर? डेफिनेशन सी होती है। सवाल के हिसाब से आपने समझ लिया, whoever being the holder of the license or sale of manufacturing intoxicating drug mixes or permits to be mixed with intoxicating salt manufactured by him noxious drug any foreign ingredient likely to add its actual or apparent intoxicative quality article prohibited। तो सर मैंने क्या किया, यहां तक का इसका ये टर्म उठा लिया, ठीक है सर। तो उसमें क्या किया, अगर आप कंटेंट्स ऑफ चार्ज में जाते हो, आपने अगर सेक्शन 211 पढ़ा है सीआरपीसी में, तो उसमें आपको कंटेंट्स में चार्जेस के जो कंटेंट्स होते हैं उसको भी आपको थोड़ा थोड़ा परिभाषित करना पड़ता है। उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स आल्सो। मतलब अगर मुझे चार्ज फ्रेम करना है तो मेरे चार्ज फ्रेमिंग करने का मेरा तरीका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मतलब मेरे माइंड में एक सर्टेनली भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए दोबारा मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। देखिए सवाल क्या था, सवाल दोबारा पढ़िए कि भाई एक एम लाइसेंस सेलर था और ये मैन्युफैक्चरर भी था, ठीक है सर। उसने क्या किया कोई ऐसी डीनेचर्ड स्पिरिट को सेल किया जो कि अनफिट थी फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। उसको पता था कि ये जो स्प्रिट है ये पैलेटेबल है और ये उसको फिर भी सोल्ड कर देता है विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन और सेफगार्ड। अगर ये सवाल में चार्ज फ्रेमिंग नहीं पूछेगा तो फिर आपको लिखना पड़ेगा 16 रीड विद 54 सेक्शन 21 58 है और 54 भी, क्योंकि सर उससे क्या हो गई उसकी डेथ, कंज्यूम्ड बाय बी एंड लीडिंग टू द वाइज डेथ, ठीक है सर। वाई उसको पी लेता है, वैसे शराब को डीनेचर्ड विकृतिकृत स्प्रिट को वो पी लेता है, डीनेचर्ड स्प्रिट पीने के बाद सर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये प्रोविजंस लिखो अगर चार्ज फ्रेमिंग नहीं पूछ रहा है तो। लेकिन अगर वो चार्ज फ्रेमिंग पूछ रहा है तो सर उसमें डेफिनेशन मत लिखना, फिर 16 नहीं आएगा, फिर 21 नहीं आएगा। देन यू हैव टू राइट डायरेक्टली टू 54 58 एंड 54B। और उसने आईपीसी के भी अगर पूछे तो फिर उसमें लिखिए 304 आपको लिखना पड़ेगा जहां पर उसको नॉलेज है, ठीक है सर। तो ये चीज मैंने वहां से उठा ली, मिक्सेस परमिट टू बी इंटॉक्सिकेटिंग मैन्युफैक्चर नॉक्सियस ड्रग फॉरेन इंग्रेडिएंट लाइकली टू एक्चुअल अपरेंट इंटॉक्सिकेटिंग क्वालिटी एंड कमिटिंग एज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। और लास्ट में एक लाइन और लिखनी होती है, विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट ऑफ सेशन। अब सर ये जो जितनी भी लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं या जितने भी शब्द मैं यहाँ लिखता हूँ सर, ये सारे शब्द उठाए हुए हैं। मतलब ये सारे शब्द ऐसे हैं कि सब शब्द हमने पिक किए हैं, ये सारे वर्ड्स हमने पिक किए हैं। देखिए सर ये सब के सब चार्ज फ्रेमिंग के हैं। अगर आपने कभी फॉर्म नंबर पढ़े हैं अच्छे से तो फॉर्म नंबर 32 में हर चीज दी है, विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट ऑफ सेशन, हर चीज सर, हर चीज दी हुई है सर, ठीक है ना सर। मतलब ये जो चीजें हैं सर, ये चीज मैंने हूबहू डायरेक्ट उठाई है। मतलब मेरे को किसी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यू नो एवरीथिंग। सर ये जुडिशरी की तैयारी हो गई, ये इतनी सस्ती तैयारियां हैं कि आपको सिर्फ डायरेक्ट पे कमांड चाहिए, हर चीज दी हुई है, हर चीज। हाँ फॉर्मेट में थोड़ा सा ऊपर क्या लिखना है ये थोड़ा कोई समझा दे तो काम हो जाए। मैं आज आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा, ठीक है ना सर। अगर जो पर्सनल है वो कोई जो बात मेरे को खराब लगती है मैं वो भी डिस्कस करूंगा। आप लोग इतने टाइम से जो मेंस लिख रहे हैं, मेजर बच्चों की कॉपीज में क्या मिस्टेक है मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो प्लीज क्लास में रहना। अभी मैं ये भी डिस्कस करूंगा 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में करना कैसे है, ठीक है सर। फिर आगे सेम वही बात, जैसे 54B में मैंने उठाया तो 54B में परमिट टू बी मिक्स और लीगल और इंटॉक्सिकेटिंग एनी नॉक्सियस सब्सटेंस और सब्सटेंस बाय व्हिच इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ वाई। तो 54B से मैंने ये लाइन उठाई है, ये सारी लाइंस उठाई हुई है सर। आप दूसरी बात यहां से उठाते हो, नॉलेज दैट सेलिंग ऑफ सच लिकर वाज लाइकली टू कॉज डेथ एंड। तो सर यहाँ पे जो चीज है ये एलिमेंट है नॉलेज वाला। सर 304 का जो पार्ट 2 है मैंने यहाँ पर एप्लीकेबल किया है इसे, ठीक है ना सर। 304 का पार्ट 2 किया है क्योंकि यहाँ पर नॉलेज होता है और इसकी जो सजा है वो सिर्फ 10 ईयर है, 10 साल की सजा है इसमें सिर्फ, ठीक है सर। फिर लास्ट में लिख दिया आई हियर बाय डायरेक्ट टू ट्राइड बाय दिस कोर्ट ऑन द सेड चार्जेस। सर आई विल सेट द
पीडीएफ टू यू। लेकिन इसका सिंपल सा रूल अभी भी समझ लीजिए सर, चार्ज फ्रेमिंग आएगा नहीं, आने के बहुत 99% चांसेस नहीं है, 1% में सर अगर पूछ ले, क्योंकि सर ये चार्ज, ये काम एबीओ साहब का नहीं है। ये बच्चों को मैं समझा कि थक चुका हूं, लेकिन बच्चे तो कहते हैं सर प्लीज हम करा दो सर क्लास, बाकी संस्थाएं करा रही है आप भी करा दो। ठीक है भाई करवा लो, ले लो क्लास फिर। ठीक है सर, तो ये सवाल ऐसा है, अगर आपको और भी सवालों की प्रैक्टिस करनी है, मान लीजिए इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ऑल द अदर चार्जेस आल्सो, आप चाहते हो सर और भी सवालों की मैं प्रैक्टिस करूं, तो कुछ नहीं करना सर, कल मैंने पेपर सेंड किया था आप लोगों को, आई हैव सेंड यू ए पेपर यस्टरडे, सो वी हैव कंडक्टेड ए पेपर ऑन दिस सैटरडे, कल हमने पेपर लिया था, और उस पेपर में I have given said like we have given around more than 10 to 15 questions which are based on, देखिए टोटल सवाल कितने दिए थे मैंने, I have given total question of 55, ठीक है सर, इसमें 40 सवाल थे 3-3 नंबर वाले। अब मैं ये पैटर्न चेंज करूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न सेम ही रहने वाला है, जैसे आप 120 नंबर के मैंने ऐसे पूछे हैं, तो नेक्स्ट टाइम में क्या करूंगा सर, नेक्स्ट टाइम में आप ये मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसका पेपर लेने वाला हूँ, तो आप ये मान लीजिए कि मैं इसके जैसे 5-5 नंबर के मैंने 24 सवाल पूछ ली, अब मैं 24 सवाल 5-5 नंबर के दे दूंगा, 24 सवाल 5-5 नंबर के दे दूंगा, तो ये पैटर्न लगातार चेंज होता रहेगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता पैटर्न क्या है, और इवन कोई नहीं जानता कि किस पैटर्न पे ये लोग सवाल पूछने वाले हैं, तो मैं पैटर्न लगातार, जैसे पहले पेपर में पैटर्न ये था, दूसरे पेपर में ये हो जाएगा, तीसरे पेपर में कुछ और पैटर्न कर दूंगा, लेकिन मेजर बात जो रहेगी वो पेपर तीन ही सेक्शन में रहेगा, वेरी शॉर्ट और ऐसे राइटिंग, ठीक है सर, ताकि आपको हर तरह से आंसर राइटिंग आपकी तैयार हो और आपकी प्रैक्टिस हो हर तरह से, वो पैटर्न नहीं बदलने वाला, that pattern would not change entirely, और पैटर्न तो वही रहेगा, लेकिन मैं क्वेश्चंस को पूछना, उनकी मार्किंग को करना, उसको मैं चेंज कर दूंगा फ्रीक्वेंटली, सो दैट आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। सो अगर आप और भी सवाल करना चाहते हैं तो वी हैव लाइक आई हैव गिवन वेरियस क्वेश्चंस, मतलब बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम बेसिस। ठीक है सर, देखिए सवाल देखिए, प्लीज सवाल पढ़ लीजिए एक बार। दिस इज एन ओपन क्वेश्चन, ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के केसेस में पूछे थे। द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन आई हैव आस्क्ड इन दोस थिंग, ठीक है, लाइक देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड, जैसे इसका ये सवाल पढ़िए आप, ये मैंने पॉक्सो का सवाल पूछा था शायद, दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम द पॉक्सो, तो पॉक्सो भी लगेगा इसमें, और देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस आल्सो वुड अप्लाई हियर। आप चार्ज फ्रेमिंग के सवाल चाहते हैं तो आई हैव गिवन वेरियस क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फॉर द चार्ज फ्रेमिंग यू कैन गो विद दोस क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन यस्टरडे। अब ये सवाल ऐसे हैं कि आपको अच्छा लगेगा सोल्व करते। अभी इन लोगों ने लिखा है कि दैट दे विल आस्क प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सो आई एम गिविंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अगर वो पूछेंगे प्रैक्टिकल सवाल पूछा जाएगा तो लोग पूछो प्रैक्टिकल सवाल, द लेवल एंड द स्टैंडर्ड वुड नॉट गो डाउन ऑफ द पेपर। ये पेपर ऐसा ही रहेगा सर, ठीक है ना सर। देख लीजिए आप सारे सवाल मैंने जो कल वाले में दिए थे, आप लोगों ने शायद पेपर नहीं सोल्व हुआ, बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत थी। देखिए सर ये भी कल एक सवाल दिया था मैंने। नाउ द सेक्शन 22 वुड अप्लाई, यहाँ पर क्या लगेगा, सेक्शन 22 लगेगा और सेक्शन 57 लगेगा शायद। ठीक है सर, और इसमें 54B भी लगता है। आप कहोगे सर 54B तो डेट में ही लगता है, नहीं सर, पढ़ोगे ध्यान से तो 54B भी लगेगा। एक बार एक्सरसाइज 1 निकाल लीजिए प्लीज, काइंडली एक बार ब्रैकेट में प्लीज एक्सरसाइज 1 निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर एक बार एक्सरसाइज 1 निकाल लेता हूँ। 54B देखिए आप, 54B भी इसमें लागू होता है सर, ठीक है ना। जैसे अगर कोई परमानेंटली डिसेबल हो जाता है या फिर उसके चांसेस हैं कि वो परमानेंटली डिसेबल हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए आप, विच इज लाइकली टू कॉज डिसेबिलिटी, तो वो भी किस में आता है सर, वो भी 54B में फॉल होता है। तो ये जो सवाल था इसमें 54B भी लिखना है आप लोगों को। बहुत सारी तैयारी बाकी है सर, अभी बहुत सारी तैयारी करनी है, ठीक है ना सर, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल परमानेंट डैमेज। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, स्थायी नुकसान होने की संभावना है, तो यहाँ पे 54B की भी लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी। ठीक है सर, आप सवाल देखिए बस, और जितने सवाल आप करें मैक्सिमम आप देखते जाइए। ड्यूरिंग ए गैंग वॉर, ये मैंने आर्म्स एक्ट का सवाल पूछा है, ठीक है ना सर। इसमें आर्म्स एक्ट में सवाल लगेगा, 25 लगेगा इसमें, धारा 25 सेक्शन 25 वुड एप्लीकेबल हियर। तो इफ यू वांट टू गो विद ऑल द क्वेश्चन, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना सर। कल वाले पेपर में जो बच्चे सवाल नहीं कर पाए थे, तो आप एक बार देख लीजिएगा प्लीज इनको। देखिए मैंने SC/ST का एक सवाल बनाया था, उसको भी आप एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, देखिए इन सवालों में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो सर आप जब भी आप प्रोविजंस पढ़ते हैं ऑलवेज लुक अप्लाई, कि हमेशा देखिए कि पब्लिकली ह्यूमिलेटेड है, जैसे
सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है, क्योंकि इसका एक जजमेंट मैंने आपको लिखवाया कि पब्लिकली ह्यूमिलेटेड होना मैंडेटरी है, और इसका जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट का भी जजमेंट है इसी पॉइंट के ऊपर। अगर यहाँ पे पब्लिक ह्यूमिलेटेड नहीं है तो फिर SC/ST का केस नहीं बनता। दिस इज रीसेंट जजमेंट ऑफ द राजस्थान हाईकोर्ट। सो वी हैव डिस्कस एवरीथिंग एंटायरली एंड थॉरोली। आप लोग मुझे लगता है अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और पढ़ रहे होंगे तो एग्जाम निकलेगी, ठीक है सर। और इसके साथ ही ऐसे वाले सवालों में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकली आपको पुट किए थे, ठीक है सर। आई हैव आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस। ये भी सवाल आप देख सकते हैं, ये भी आप सवाल देख सकते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 112। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था A1 रथीना मिलन जो सब, उस पर बेस्ड है ये। सो प्लीज तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है ना सर। अभी कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मैं आपको अभी हिंदी में भी चार्ज फ्रेमिंग एक बार दिखा देता हूँ। तैयारी कीजिए सर, मैं आप लोगों से मिलूंगा जल्दी। आप लोग जब भी जयपुर आए एग्जाम देने मिल के जाइएगा मुझसे। देख लीजिए सर, देयर इज अ क्वेश्चन आई हैव क्रिएटेड फ्रॉम IPC विद रेस्पेक्ट टू अबडक्शन। अबडक्शन इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, तो उससे ये सवाल पूछा। ये एक निरंतर अपराध होता है, अपहरण उससे सवाल पूछा। सॉरी, अगेन आई क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम SC/ST में, ठीक है सर। चलिए, सो पेपर का पैटर्न वुड चेंज एंटायरली, और ये बाद में चेंज होता रहेगा, ठीक है ना सर। चलिए अब हिंदी में देख लेते हैं। लास्ट में क्या होता है सर, इसमें जैसे आप चार्ज फ्रेमिंग कर देते हो, चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद में आई हियर बाय डायरेक्ट यू टू ट्राई ऑन द सो एंड सो सेड चार्जेस एंड द सिग्नेचर इन द सील ऑफ द कोर्ट एंड द प्ली ऑफ द अक्यूज। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट चार्जेस अगेंस्ट यू? यस। आर यू प्लीडिंग गिल्टी और वो वांट्स टू ट्रायल? नो। यहां तक करके फिर अब हिंदी में अगर पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, अपर सत्र न्यायाधीश क्रमांक जिला राजस्थान, अब राज्य राजस्थान सरकार, अभियोजन पक्ष जो भी उसका नाम है, M पुत्र X, जो भी आप लिखना चाहें उसका, आरोप पत्र, ये आरोप पत्र होता है बेसिकली। और आरोप पत्र में यू विल सी, मैं अपर सत्र न्यायाधीश, आपको यहाँ पे अभियुक्त का नाम आएगा, को निम्नलिखित आरोप के अंतर्गत आरोपित करता हूं या करती हूँ। धारा 54 के अंतर्गत प्रथम कि आप M दिनांक सो एंड सो जानबूझकर पीने योग्य बनाकर, वही मैंने 54 के जो टर्म्स थे, आई हैव यूज्ड दोस टर्म्स, वही जो टर्म और मीनिंग जो दिए हुए थे 58 के अंदर, मैंने उन्हीं को यूज किया यहाँ पर भी। वही टर्म जो सेक्शन 54B के अंदर दिए गए थे, आई हैव यूज्ड दोस प्रोविजंस। वही टर्म जो सेक्शन 304 के अंदर थे, मैंने उसी को यूज किया यहाँ पर, ठीक है सर। भाग द्वितीय गैर इरादतन मानव वध के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आई वुड शेयर द PDF विद यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना सर। PDF निकाल लूंगा, इसको प्लीज एक बार दो बार देख लीजिएगा, और इसी PDF को संभाल के रखना, RJS के मेंस में भी काम आएगी, ठीक है सर। ये RJS के मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि देखिए सोर्स तो वही रहता है ना। अब मान लीजिए BNSS आ गया है, BNSS में जो फॉर्म नंबर है वो है 33, फॉर्म नंबर 33, फॉर्म नंबर 33, प्रारूप संख्या 33 है अब, लेकिन उस टाइम थी फॉर्म नंबर 32। अभियुक्त का अभिभाषक, प्ली ऑफ अक्यूज, क्या आपको विरुद्ध लगाया गया समझ में आए हैं? हाँ। क्या आप दोष स्वीकार करते हैं? नहीं, मैं दोष स्वीकार नहीं करता, करती, विचारण चाहता हूं, चाहती हूँ, ठीक है सर। सो आई वुड सेट द PDF विद यू। चलिए अब पेपर पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, और अब पेपर पे आते हैं सर थोड़ा सा ना। चलिए मैं थोड़ा सा पेपर निकाल लेता हूँ एक बार, और पेपर पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर कैसे सोल्व करें सर, कि पेपर भी कंप्लीट हो और चीजें भी छूटे ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं सर। ठीक है सर, दिस इज द पेपर। सर ये पेपर है आप लोगों का, ठीक है, दिस इज योर पेपर। अब सर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 कैटेगरी के सवाल हैं, 3 कैटेगरी के सवाल हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ऐसे टाइप। दोबारा सुनिएगा सर, 3 कैटेगरी के सवाल है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ऐसे टाइप। जहां पे मैं बात कर रहा हूँ वेरी शॉर्ट की, तो ये सबसे ज्यादा नंबर के आएंगे। ये सबसे ज्यादा नंबर के मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही यही आएंगे। जैसे आप RJS में देखते होंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं, 3 नंबर के 10 सवाल होते हैं। वैसे ही सर आपको अगर इस एग्जाम को जीतना है, इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, अगर आपको एग्जाम निकालनी है पॉजिटिवली, इफ यू वांट टू गो थ्रू विद दिस एग्जामिनेशन, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा सर। वो बात क्या है? वो बात है सर, छोटे सवालों को जल्दी और अच्छा अगर आप लिख पाए तो आप इस एग्जाम को जीत जाएंगे। दोबारा, अगर आप छोटे क्वेश्चंस को अच्छे से लिख पाए और जल्दी लिख पाए, मतलब ऐसा भी नहीं कि अब 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटे सिर्फ छोटे छोटे सवालों पे लगा दी कि सर ने कहा था हमारा ज्यादा जोर देना है, ऐसा है सर।
अगर पैटर्न अगर आप देखोगे तो 40 सवाल तो मैंने आई हैव आस्क्ड 40 क्वेश्चंस, आई हैव आस्क्ड 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस, तो सर यहां तक तो सिर्फ वेरी शॉर्ट थे, ठीक है। ये 41 से लेकर टिल 50 आई आस्क्ड शॉर्ट, और टिल 55 तक ऐसे टाइप के सवाल थे। थोड़ा सा सर देखिएगा प्लीज, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। सबसे ज्यादा सवाल सर ये हैं, ये सवाल 3 नंबर के आए, 2 नंबर के आए, 5 नंबर के आए, कितने भी मार्क्स के पूछे, इन सवालों को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। क्यों सर? क्योंकि इतना बड़ा पेपर देके बच्चा हड़बड़ा जाता है, इतना बड़ा पेपर देके बच्चा हड़बड़ा जाता है। इन सवालों को अच्छे से अटेम्प्ट करना। देखो सर, ये सवाल ऐसे हैं, मान लीजिए 3 नंबर का सवाल है एंड यू राइट एक्सेप्शनली वेल, तो आपको 2 नंबर इजीली देगा, 2 नंबर 2.5 नंबर तक आपको पहुंचा देगा। लेकिन जब आप बात करते हो बड़े सवालों की, बड़ा सवाल है सर 10 नंबर का, और उसने एक बेंचमार्क लगा रखा है, उन्होंने एक सेट पैटर्न लगा रखा है। आरपीएससी में जो प्रोफेसर चेक कर रहे हैं, चाहे वो मोहनलाल सुखाड़िया के हो या चाहे एमडीएस के हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो, उन्होंने अगर बेंचमार्क लगा रखा है कि वी विल नॉट गिव मोर देन 60% मार्क्स, तो तुम कितना भी अच्छा लिख लो, तुमको 10 में से 5 मिलेगा, 10 में से 6 ही मिलेगा। तुमको अगर इस एग्जाम को जीतना है तो छोटे सवालों पे ज्यादा जोर देना, यहां से एग्जाम निकलता है। इन सवालों में सबको एवरेज मार्क्स मिलते हैं, और सर इतना टाइम होता नहीं कि आप इसमें भी एक्सेप्शनली लिखो, तो कुछ भी अच्छा लिखोगे आराम से यू विल गेट 5 मार्क्स, 5 6 पे आप पहुंच जाओगे। ये जो सवाल होते हैं सर, ये 20 नंबर का सवाल आएगा एक, ठीक है सर। ये 20 नंबर का सवाल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर पहले जब आरपीएससी एग्जाम कराता था आरजेएस की, तो उस टाइम का ये पैटर्न है जो ये फॉलो कर रहे हैं अब, 2013 के पहले का पैटर्न है जो ये अब फॉलो कर रहे हैं। तो सर इस पैटर्न पे सवाल आया करते थे, और अभी भी कह रहा हूं मैं, इसी पैटर्न पे सवाल आएंगे। अगर आपने 20 नंबर का सवाल लिखा है एंड यू राइट एक्सेप्शनली वेल, तो आपको 10 से 12 के ऊपर नहीं मिलेंगे। इनका 50% का कैप फिक्स होता है, लेकिन वो 50% का कैप फिक्स नहीं होता ये 3-3 4-4 नंबर वाले सवालों में। जो स्टार्टिंग के सवाल होते हैं छोटे छोटे, इनमें वो कैप फिक्स नहीं होता। तो सर जो बच्चा इन सवालों को जितनी जल्दी करेगा, मैक्सिमम इन सवालों को जितनी जल्दी अटेम्प्ट करेगा, वही बच्चा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वो एग्जाम निकालेगा। जैसे आरजेएस में हम बोलते हैं जजमेंट राइटिंग, मॉडल राइटिंग, और ऐसे आर द की फैक्टर जो एग्जाम्स को डोमिनेट करते हैं, और कहाँ पे आप फाइनल लिस्ट में आओगे नहीं आओगे उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर डिपेंड करेगा ये चीज। और हिंदी इंग्लिश तो है ही सर, लेकिन हिंदी इंग्लिश में टाइम है सर भरपूर, क्योंकि उसमें सर उन्होंने बोल दिया कि पेपर नंबर 2 है और 2 घंटे का पेपर है, शायद वो एक साथ ही दोनों पेपर दे दे आपको, तो आप टाइम मैनेज कर सकते हो अंदर। सर एक 50 नंबर का पेपर है, आपको 1 घंटा दिया जा रहा है, 50 नंबर के लिए 1 घंटा दे रहे हैं, और इधर 300 नंबर के लिए 3 घंटे दे रहे हैं। तो आप ये बात खुद सोचिए कि यहां पर बहुत स्ट्रेटेजिकली काम कीजिए। मतलब 1 घंटे में 1 घंटा 1.25 घंटा मैक्सिमम, ये याद रखिए कि 1 घंटा 1.25 घंटा मैक्सिमम है इस पार्ट को देने के लिए। 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटा, मतलब 60 to 75 मिनट्स में ये पार्ट होना चाहिए आपका। इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो तो फिर नुकसान है, एक और बात सर, लाइन ये इन सवालों में, जैसे मैंने जब ये सवाल पूछा आप लोगों से, तो बच्चों का सवाल था कि सर ऐसा सवाल था, जैसे मान लीजिए स्टेट अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट आर गिवन अंडर द सेक्शन 53 54। अब मान लीजिए वो वहां पे पनिशमेंट के बारे में लिखा हुआ है, सपोज कीजिएगा, ठीक है ना। अब यू आर राइटिंग अंडर सेक्शन सो एंड सो द प्रोविजंस हैव बीन मेंशन्ड, सपोज कीजिएगा ऐसे लिखा आपने, सर उसमें 2 लाइन पूरी हो गई, फिर कैसे करें सर? कुछ नहीं करना, सिंपल, जितना इसको सिंप्लीफाई रख पाओ उतना जरूरी है। एक और बात, अप्रोच अलग लेके चलना इस एग्जाम में। अप्रोच क्यों अलग लेके चलना? क्योंकि सर प्रोफेसर चेक करेंगे। जुडिशरी वाली अप्रोच मत लेके चलना। आपसे पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मान लीजिए 20 नंबर में सवाल पूछ लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर बेल एंड द एंटीसिपेटरी बेल, दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको लगा कि 20 नंबर का सवाल है, नाउ यू विल पुट द लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड इन बिटवीन, आप सीधा उसमें सर सीधा लाइन अगर पुट करोगे, सपोज अगर आप सीधा लाइन पुट करते हो एक बार में, और लाइन पुट करके यू आर राइटिंग कि भाई ये एक तो प्री अरेस्ट ऑर्डर है, आपने लिख दिया कि भाई दिस इज द प्री अरेस्ट ऑर्डर, दिस इज द पोस्ट अरेस्ट ऑर्डर, ऐसे करके आपने यू हैव मेंशन दोस थिंग्स, तो सर नंबर नहीं मिलेगा, उतना नंबर नहीं मिलेगा जितना चाहिए। मतलब थ्योरी भी लिखिए, चार्ट भी बनाइए। इफ यू आर मेकिंग चार्ट, ठीक है, उसको पूरा नहीं हुआ है सवाल, उसके बाद राइट द थ्योरीज, केस लॉज, क्या क्या कंसेप्ट बोला है, सुशीला अग्रवाल में क्या गाइडलाइंस दी है, क्या क्या गाइडलाइंस है उसको भी लिखो। अगर आप थ्योरी नहीं लिख रहे हो, सपोज कीजिए आपने नहीं लिखा, सपोज यू आर नॉट राइटिंग 438, यू आर सिंपली मेंशनिंग 486 एंड 487 इन द कॉमन मैनर, आपने सिंपल मैनर में उसको लिखा है,
आपने मान लीजिए उसको सिंप्लीफाई करके उसको उस चीज को मेंशन कर दिया है, तो सर उतना नंबर नहीं मिलेगा। गाइडलाइंस बहुत जरूरी है सर। अगर आपसे बेल पूछा है, देखिए कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें केसेस लिखना मैंडेटरी है, चार्ज, बेल, एफआईआर, कंप्लेन, और ये अरेस्ट, राइट्स ऑफ अरेस्ट पर्सन, अक्यूज पर्सन क्या क्या अधिकार है। सर केसेस लिखना मैंडेटरी है, यहाँ केसेस लिखना ही लिखना है। बाकी जगह केसेस स्किप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जगह है, टाइम है, बाकी चीज देखो, लेकिन सर इन चीजों में आपको केसेस लिखने ही पड़ेंगे। सर एक एक घंटे में तीनों डिवाइड कर दे तो हो सकता है क्या? नहीं नहीं, एक एक घंटे में डिवाइड करोगे तो फिर फर्स्ट पार्ट की क्वालिटी गिर जाएगी ना। एक घंटे में कैसे आप करेंगे? मान लीजिए 40 सवाल आ गए, तो सर एक सवाल को करने के लिए 1 मिनट भी आप नहीं दे रहे हो, तो फिर कहां से नंबर मिलेंगे? क्वालिटी गिर जाएगी सर, मैडम क्वालिटी गिर जाएगी। एक एक घंटे में नहीं तीनों पार्ट डिवाइड कर सकते, एक एक घंटे में आप तीनों पार्ट डिवाइड नहीं कर सकते। अगर यहीं पे 10 सवाल होते ऐसे करके 45 मिनट्स फिर आपको लगते, लेकिन यहाँ पे 40 सवाल है, और देखिए लाइन उतनी दी हुई है, 3-3 लाइन, 3-3 लाइन, 3-3 लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय ठग? 310, देखो 3 लाइन 4 लाइन। अगर तुम्हारा ठग यहीं तक ही पूरा हो जाता है, पनिशमेंट उसके कोने में लिखो, पनिशमेंट ये है, और बस खत्म करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये इस लाइन को भरने के चक्कर में मत रहना, इसका प्रेशर मत लेना कि ये लाइन भी मेरे को भरनी है। तब जाके आपका घंटे सवा घंटे में ये पेपर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पीछे सबको एवरेज ही मिल रहा होगा, पीछे सबको एवरेज ही मिलता है, एक्सेप्शनली बहुत कम होते हैं, लेकिन पीछे सबको एवरेज मिलता है। जीत में रहना है तो ये आगे वाले पार्ट को संभालना। सर 50 से 60% की कट ऑफ जाती है आरपीएससी के हर एग्जाम की। 300 नंबर का पेपर आ रहा है लो का, तो आप मान लीजिए इफ यू आर स्कोरिंग 170, 180, 190, तो देयर आर वेरी फेयर चांसेस कि हाँ हो जाएगा। लेकिन वो 180, 190, 200 तक पहुंचने के लिए यू हैव टू क्रेक द जो बेसिक छोटा पार्ट है उसमें सबसे परफेक्ट आंसर लिखो। ताकि देखिए होता क्या है ना, जो एग्जामिनर पे जो इंप्रेशन सेट होता है ना वो यहीं से होता है। अब कोई भी एग्जामिनर ऐसे तो बीच में से तो कॉपी चेक नहीं करेगा ना, ऐसे थोड़ी कॉपी चेक होती है कि 41 से ये सर चेक कर रहे हैं या 51 से दूसरे सर चेक कर रहे हैं। सर उसका माइंड तो यहीं से सेट होता है ना। अगर आपने स्टार्टिंग में ही अच्छे सवाल नहीं लिखे तो फिर उसका माइंड सेट यहाँ तक कैसे अच्छा जाएगा? मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया और माइंड सेट बिल्कुल परफेक्ट उसका बना दिया आपने, तो फिर पीछे भी आपको उसके पास स्कोप रहता है दैट ही विल गिव यू मार्क्स, दैट ही विल गिव यू सर्टेन मार्क्स, उसके पास पीछे भी स्कोप है। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में टाइम लगता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को थोड़ा अटेम्प्ट करने की स्पीड बढ़ाओ। ऐसा तो है नहीं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा तो आपको आदत नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने की। हमने पहले भी जो टेस्ट लिए थे सिंगल इंडिविजुअल पेपर्स के भी, आई हैव गिवन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन दोस आल्सो। गो एंड लुक एट दोस प्रोविजंस, क्या क्या सवाल बनते हैं। मैं अगर एक्साइज की बात करता हूँ, क्या सवाल बनता है? हरियाणा का एक ट्रक है, गुजरात में घुस रहा है, शराब लेके जा रहा है, 12-13 की लाइबिलिटी बनती है। आप देखिए प्रोविजंस जो है देयर आर वेरी इजी। तो कुछ कंडीशंस को बना के अपने बैरक में नोट कर लो कि अगर कोई शराब लेके जा रहा है, कोई शराब गलत बना रहा है, तो ये प्रोविजंस में लगेंगे। व्हाई यू वांट टू इंडल्ज इन ऑल दोस प्रोविजंस? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए माइंड फ्रेम कीजिए, या तो 54 लगेगा या आम से तो 25 लगेगा। प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग बनिए। देखिए ऐसा नहीं है कि अब जो भी मैं सवाल दे रहा हूं उसकी 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 जो प्रैक्टिकलिटी है उसको देख के आप अपने हिसाब से बना दीजिए कि हाँ यार ये प्रोविजंस में बनता है। ठीक है, एक और बात, उतना ही लिखो जितना आवश्यकता है, ठीक है ना सर? बहुत ज्यादा एक्सेसिव अभी तुमको जो पूछा है ना सर वो लिखने का है। अभी आपसे जो पूछा है, मान लीजिए मैंने आपसे सपोज बड़े क्वेश्चन में आता हूं एक बार, ठीक है सर? सवाल पूछ लिया मैंने आपसे, डिस्कस द प्रोविजन टू द प्राइवेट डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस के अधिकारों पर चर्चा करनी, सिंपल सी बात है। चर्चा करनी मतलब 96 में से 106 तक पूरा आपको जो आता है सब लिखिए, लेकिन उसकी सब हेडिंग्स बनाइए, उसको सब पार्ट में डिवाइड कीजिए कि यहाँ से यहाँ है प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, जनरल डिफेंस क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस को प्राइवेट डिफेंस क्यों कहा गया है, किस किस के अगेंस्ट यूज नहीं होता, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट यूज क्यों यूज नहीं होगा। उसके बाद लिखिए कि बॉडी के केसेस में कब कब डेथ कोज कर सकते हैं। सिंपल पॉइंटर्स में लिखिए, लेकिन प्रोविजन सारे लिखिए, स्किप नहीं करना। आप मल्टीपल हेडिंग्स दीजिए, यू राइट इन द मल्टीपल हेडिंग्स, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे। देखिए सर एग्जाम तब नहीं निकलता जब आप सोचते हो, एग्जाम दोबारा सुन लीजिए, एग्जाम तब नहीं क्लियर होगा जब आप सोचने बैठ जाओगे। एग्जाम तब निकलता है जब सिर्फ सवाल पढ़ा है और पेन चलने लग गए अपने आप, ऑटोमेटिक आपका हाथ चल रहा है, यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर हैंड, वो अपने आप लिख रहा है। इतनी बार रिवाइज आप कर लो, फिर मुझे बताना एग्जाम नहीं निकलता तो।
एग्जाम निकलती है। ठीक है सर। कुछ और ही बातें डिस्कस करता हूँ यार। तुम बताओ, और कोई सवाल हो तो मुझे पूछिए यार। थोड़ा सा टाइम, तभी तो कह रहा हूँ फुल लेंथ दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि टाइम का कैलकुलेशन कैसे करना है। जैसे कुछ किसी को क्वेश्चन प्लीज पूछिए मुझे। सर आपके पेपर में बहुत भी प्रैक्टिकल की वजह से पूरा, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। बाकी कोई सवाल हो तो पूछिए यार। चलिए यार, कुछ अब अंदर की बातें बताता हूँ मैं आपको पर्सनली। देखिए यार, मैं ना कभी भी प्रॉब्लम क्या है ना हमारे जयपुर की, कि यहाँ पर सब भेड़ चाल चलते हैं। चलो भेड़ चाल में कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना भविष्य है, सबके अपने पैसे हैं। बुरा कब लगता है मेरे को, अब आपको सही बताओ मेरे को बुरा कब लगता है। देखिए यार, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं हूँ टीचर। बच्चे बोलते हैं सर आपकी फीस बहुत ज्यादा है, तो यार उसके बारे में बात बता देता हूँ कि सर ऐसी बात है कि फीस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम लोग जनवरी से पेपर आप ले रहे हो और 45 प्लस पेपर दे चुके हो और 4 फुल लेंथ दे रहे हो, तो 50 पेपर अगर आप मुझसे ले चुके हो तो फीस कोई ज्यादा नहीं है। बाकी संस्थाएं जो जयपुर में, उससे कंपेरिजन कर लेना, फीस ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुमको लगता है फीस ज्यादा है तो यार वो ज्यादा है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इसलिए कुछ नहीं कर सकता मैं, ये मैं आउट ऑफ एरोगेंस नहीं बात कर रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो सर, जितना आपसे लेंगे उतना 3 गुना आपको देंगे। यही प्रॉमिस होता है मेरा हर बच्चे से। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे पूछिए कि सर ये दिक्कत है, ये समस्या है, मैं उसको सोल्व करूंगा, मैं उसको सोल्व करूंगा। टीम ने एक वीडियो डाल दिया था। अब सवाल बुरा कब लगता है मुझे, तो मैं सही बताऊं, मैं वो तो कोई 2 दिन से क्लास नहीं हुई थी तो बात करने का कोई था नहीं। आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ा सा इस पर मैं कमेंट पढ़ाता हूँ आपको बच्चे का। बहुत ही मार्मिक कमेंट यार, मैं इतना दुखी हो गया इस कमेंट को पढ़ के। सर सीआरपीसी, इस बच्चे की आईडी हमने छुपा दी है ताकि इसको पता ना लगे। पढ़िए आप इसको। सर आईपीसी सीआरपीसी का भी ऐसे ही डाल दीजिए प्लीज सर, कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है, बिना कोचिंग के प्री निकाला था, 83 मार्क्स आए, प्लीज हेल्प सर। एक टेस्ट सीरीज लिया था मैंने पैसे जोड़ के, वो कॉपी भी चेक नहीं कर रहे मेरा, कॉपी भी चेक नहीं कर रहे मेरी, प्लीज अपलोड सीआरपीसी एंड आईपीसी एज वेल। ठीक है सर। बुरा पता है कब लगता है, कि बच्चा कहे कि सर आपके कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है। ऐसे नहीं है यार, क्लास में ऐसे भी बच्चे थे जिनकी फीस अभी भी पेंडिंग है एपीओ की, ऐसी बात नहीं है। मैं कभी पैसों के लिए नहीं कभी किसी की पढ़ाई को बाधा लेके आया। पैसा नहीं है तो आप पढ़िए, मेरे पास कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए, देना होगा आपको, आप हार्डवर्क इंश्योर कीजिए। दूसरी बात यह कि यार जो संस्थाएं, जो कोचिंग चलती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। बच्चा आपको भविष्य सौंपता है आपका मेंस के अंदर, ये मत कीजिए। जब आपके कमेंट पे वैसा लिखता है तो फिर बुरा लगता है। बुरा इस बात का लगता है कि यार बच्चों का भविष्य मत खराब कीजिए। अगर कॉपी चेक नहीं कर पा रहे हो तो काबिल फैकल्टीज लगाओ, पैसा खर्च करो। ये मत कीजिए कि बच्चा निराश होके आए। इस बच्चे के नंबर नहीं है मेरे पास, अगर ये बच्चा वीडियो देखे बाद में, जो भी टीम डालेगी यूट्यूब पे, बच्चा देखे तो प्लीज संपर्क करना संस्था से, ही विल गेट द एजुकेशन। और खराब लगता है इस बात को लेके कि यार ये मत करो प्लीज। बच्चा भविष्य सौंप रहा है आपको अपने हाथ में कि सर प्लीज कराओ मेहनत, एग्जाम निकलना चाहिए। वो बिना कोचिंग के 83 लेके आया है और कहीं से पैसे जोड़ तोड़ के ही हैज परचेज्ड। और बुरा लगता है, सही में बुरा लगता है, क्योंकि देखिए मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं हूँ टीचर। और तुम्हारे से पहले, तो आप लोगों से पहले मैं जुडिशियल एस्पिरेंट ही था, तैयारी करता रहता था। ये इधर उधर धक्के खाए मैंने भी, बहुत धक्के खाए, बहुत बहुत बार फेल हुआ है। प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू।
चलिए अब आप लोगों को कुछ सवाल हैं, उनका मैं जवाब दे देता हूँ। उसको मैं हटा देता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट है, इसको डालने का मेरा मकसद यही था कि जो भी स्टूडेंट है वो आके एक संपर्क कर ले संस्था में, ही विल गेट द पेपर्स, ही विल गेट द एक्सेस ऑल्सो। हाँ जी, क्या सवाल है सर? राइटिंग का तो इशू नहीं होगा, राइटिंग का इशू नहीं होगा। देखिए सर, आरपीएससी लास्ट 20 ईयर से रिटर्न एग्जाम में 1800 2000 वर्ड्स लिमिट रखता है 3 ईयर्स के पेपर, 3 हाउस के पेपर के लिए। इवन आरएस में भी यही फॉलो करता है। पेपर में जो 5000 वर्ड्स थे सर, कल वाले पेपर में 5000 वर्ड्स थे। प्लीज सजेस्ट कितने वर्ड्स तक पेपर लास्ट होगा? देखिए ये उसका कोई आइडिया नहीं है हमें, तो देखिए आरएस एक अलग चीज है, लो एक अलग चीज है। आरएस एक अलग चीज है, लो एक अलग चीज है। आरएस में पूछ लिया कि आप बताइए कि भू भू विविधता के बारे में आपका क्या मानना है, भू विविधता के बारे में क्या मानना है, ठीक है सर? तो बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में आपका क्या मानना है? तो सर आप अपने वर्ड्स को लिमिट में रख के ही लिखो। लेकिन यहाँ पे लो का प्रोविजन पूछा है तो बच्चा पूरा तो लिखेगा ना, बच्चा पूरा तो प्रोविजन लिखेगा। अब ये कुछ नहीं पता, ये उस दिन इंस्ट्रक्शन पढ़ना और सडन चेंज करना। मेरा काम है 5000 शब्द लिखवाना आप लोगों को। आपको लगता है कि सर कल वाला पेपर 5000 शब्दों का था तो होने दो उसको 5000 शब्दों का, उससे छोटे में मत जाओ। आपकी हाथ की चलने की प्रैक्टिस चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ आप 5000 शब्दों की लिखने की अभ्यास करके जाएं, ताकि वहां आपका 2500-3000 शब्दों में आपका हाथ ना रुके, क्योंकि उसके बाद और पेपर लिखने हैं आपको। देखिए अगर आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयारी करेंगे तो ये सब इजी लगेगा। अगर मेरे लिए भी आसान है ना सर, मैं एक सिंपल सवाल पूछ लूं, एक सिंपल सवाल पूछ लेता हूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ बताइए और उसके एक्सेप्शंस बताइए, हो गया 20 नंबर का सवाल। लेकिन मजा नहीं आएगा सर पेपर लिखने में आपको। बात समझ में आ रही है? आप प्रिपेयर कीजिए 5000 शब्द के लिए, और उसके पहले ये प्रिपेयर कीजिए कि मैं 3 घंटे में अच्छे तरीके से पेपर लिख पा रहा हूं नहीं लिख पा रहा। फॉरगेट अबाउट द वर्ड लिमिट। मैं वर्ड लिमिट पे मार्क्स नहीं दूंगा, मैं कंटेंट पे मार्क्स दूंगा। आप लोग कॉपी भेजिए, मैं कंटेंट पे मार्क्स दूंगा, ठीक है ना सर? मैं कंटेंट में मार्क्स दूंगा आपको। फॉरगेट अबाउट द वर्ड लिमिट। मैं वर्ड लिमिट में मार्क्स नहीं दूंगा। आई विल गिव यू मार्क्स ऑन द कंटेंट बेसिस। तो फिर वो छोड़ दीजिए आप उसको। कंटेंट पूरा होगा तो देन यू विल गेट द नंबर। मैंने शुरुआत से लेके अभी तक किसी भी बच्चे को 50-60% के ऊपर नंबर दिए ही नहीं। हाईएस्ट जो टेस्ट होता था 50 नंबर में से, हाईएस्ट किसी लड़की को एक बार 35 आ गए थे, 35। और मेरे हाथ से तो नंबर जो हाईएस्ट गए आज तक वो गए 29-30 नंबर, उसके ऊपर कभी गए नहीं 50 में से 29-30 नंबर। किसी का प्लीज कोई और सवाल हो तो पूछिए, प्लीज कोई भी सवाल हो तो पूछिए। सताक्षी, आई हैव रिसीव्ड योर कॉपी, यू हैव रिटन वेरी वेल। मैं आज 1-2 दिन में उसको करके फॉरवर्ड करेंगे हम आप लोगों को। सर हमारी पेपर राइटिंग में क्या गलतियां हैं प्लीज बताइए हमें। हाँ यार, ये अच्छा याद दिलाया मुझे। देखिए मोस्ट ऑफ द बच्चों के पेपर में जो मेरे को मिस्टेक लगती है, एक सबसे कॉमन मिस्टेक है सेक्शन नंबर गलत डालते हो यार। बहुत से बच्चे हैं जो कहने के बाद भी नहीं सुधर रहे। सेक्शन नंबर ऊपर ही लिखना, ऊपर ही लिखना, ठीक है ना सर? नीचे मत लिखना, नीचे मत लिखना सेक्शन नंबर, ऊपर ही लिखो। ये बहुत ओल्ड स्कूल था नीचे लिखना, बहुत ओल्ड स्कूल, मतलब बहुत पहले लिखा करते थे ऐसे। अभी जो भी प्रोफेसर लगे हुए हैं ये सबके सब जुडिशियल एस्पिरेंट थे एक टाइम पे, ठीक है सर? तो ऊपर लिखिए। देखिए टीचर क्या देखता है, उसके पास जो मॉडल आंसर की होती है वो सबसे पहले ये देखता है कि बच्चे ने सेक्शन नंबर सही लिखा है नहीं लिखा। शुरुआत में अगर उसको सेक्शन नंबर दिख जाएगा तो वो आगे चेक करके बढ़ेगा ना। जैसे मान लीजिए एक्साइज एक्ट है, सेक्शन लग रहा है 54B, या फिर आपने लगा दिया 54A, 54A लग रहा था 54B लगा दिया, तो सर वो एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा है पूरी कॉपी में? वो ढूंढ रहा है सिर्फ एक चीज, वो ढूंढ रहा है आपका सेक्शन नंबर। एक तो सेक्शन नंबर की मिस्टेक अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज ये सब हेडिंग्स में लिखिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत चिपका के आंसर्स को लिखते हैं, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए चीजों को लिखने के लिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए चीजों को लिखने के लिए। बहुत से बच्चे जो केस लॉस नहीं लिखते, और केस लॉस भी लिखते हैं तो उसका ईयर नहीं लिखते, साइटेशन नहीं लिखते। एक भी नंबर काटने का मौका मत दीजिए एग्जामिनर को, आधा नंबर भी काटने का मौका मत दीजिए। क्या पता कोई एग्जामिनर हो जिसको साइटेशन चाहिए हो कि इसने ईयर नहीं लिखा इस केस का, तो प्लीज ईयर लिखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ईयर तो लिखते हैं। अब जैसे एक लड़की थी, क्लास के नाम नहीं लूंगा उनका मैं, उन्होंने केस लिखा कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ईयर लिखा 1984। सो मेरा ध्यान ये गया कि यार बॉम्बे और गुजरात अलग हुए थे 1960 में, ठीक है ना सर? 1 मार्च 1960 को शायद लोग अलग हुए थे, तो इन्होंने 1984 कैसे लिखा? तो अगर आपको ईयर नहीं पता कोई बात नहीं, आसपास का लिख दो यार, लेकिन ब्लंडर मत करो, ब्लंडर मत करो। बलविंदर कौर स्टेट ऑफ पंजाब लिख रहे हो और लिख रहे हो 2010, तो सर वो तो सबको पता है कि 2010 का तो नहीं है, इट्स 1952 केस, तो वो सब नहीं लिखना। सर इट टुक अप्रोक्स 4.5 आवर्स टू कंप्लीट द पेपर। अरे भाई ऐसे मत करो, टाइम बाउंड होके पेपर दो। तुमको लग रहा है कि भैया 40 में से 1 घंटे में 30 सवाल हो पाए तो 30 ही करो, फिर आगे भागो।
घंटा सवा घंटा मैक्सिमम देना है, फिर पीछे भागो। ये सवाल पढ़ लो कौन सा आपको आता है, जहां सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। 40 में से कौन कितने सवाल है जो आपको आते हैं, पहले वो कर लो। लेकिन 3 घंटे पेपर कंप्लीट चाहिए मुझे। लास्ट वाला पार्ट 10 मिनट खाएगा, 10 से 15 मिनट हर एक क्वेश्चन, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल सवाल है पीछे। 4.5 घंटे में लिखी है। मुझे लगा सताक्षी, आई थॉट यू हैव डन द पेपर विद इन 3 आवर्स। तो आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। मैं आपको जो मैं प्रेस किया मैं उसको वापस लेता हूँ। नो नो, यू हैव रिटन वेरी वेल, वर्ड्स वापस नहीं ले रहा, आई एम जस्ट किडिंग। पर प्लीज मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। देखिए आप लोगों की वजह से ही ये इंस्टीट्यूट रन करता है, सिंपल सी बात है सर। और मेहनत कीजिए, आप लोगों की मेहनत से मैं भी मोटिवेट होता हूँ, बहुत बहुत मोटिवेट होता हूँ। ठीक है ना सर? रिजल्ट देना नहीं देना ऊपर वाले का काम है, लेकिन मेंस राइटिंग सुधारनी है, और सुधरेगी तो बहुत सारे एग्जाम्स है सर। लो में बिना मेंस के तो एग्जाम नौकरी नहीं मिलती। ठीक है सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई एम सेंडिंग दिस फॉर पीडीएफ टू यू।